क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत है। देखिए 1 दिसंबर का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे रोज सुबह 6 बजे जो आता है ये हमारा, ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग को कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9650347272 पर। जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए, या फिर बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए, वो हैं ये वाले। देखिए यूपी और उत्तराखंड के बीच में विभाजन हुआ 2000 में हुआ 9 नवंबर को, लेकिन कई सारे ऐसे एसेट्स थे, संपत्तियां थी जिनका विभाजन नहीं हो पाया, अभी तक पेंडिंग था। तो वो जो है उसको विभाजन किया जा रहा है वापस से, जो जिस पे अधिकार होना चाहिए उत्तराखंड को उसको दिया जा रहा है। देखेंगे इसको पूरा विस्तार से। सांसदों का निलंबन की बात हो रही है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये सारी चीजें देखेंगे। विंटर सेशन में कृषि कानून निरस्त विधेयक आ गया, ठीक, इसके अंदर 3 ही सेक्शन थे, ये सारी चीजें देखेंगे। हो सकता है फैक्चुअली क्वेश्चन पूछ ले, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन कौन से सेक्शन थे, क्या क्या कौन कौन से लॉ रिपील किए गए, या फिर क्या क्या संशोधन किया गया। तो एक बार इसको पढ़ा होगा तो फिर एग्जाम में आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है ना, ऑनलाइन विवाद समाधान ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ऑनलाइन ही डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करने की कोशिश की जा रही है, ठीक, एक तरीके का ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ये। और जो है जैसे कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, मध्यस्थता, ये सुलह, ये सारी चीजें, ठीक। इंडियन बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी अब काफी मैच्योर होती जा रही है, देखेंगे। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये क्या हो गया है, घटा है कि बढ़ा है, ये सारी चीजें जो अभी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स करके एक आया है डेटा, उसमें बताया गया है, देखेंगे। एडवर्स इवेंट जो वैक्सीनेशन की वजह से होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो जा रही है, क्या तर्क दिया है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और क्या वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन मैंडेटरी है कि जो है वॉलंटरी है। चलिए आप बताइए तब तक कमेंट करके कि क्या मैंडेटरी है कि वॉलंटरी है, मतलब स्वैच्छिक उससे है कि जरूरी है, लगवाना ही है। पराग अग्रवाल, सबने ये नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा, दिमाग में आपके आ गया होगा। अब ये ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की डोर स्टेप डिलीवरी कौन करा रहा है, ठीक, कौन है न्यूज में, दिल्ली। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली करा रहा है, बाकी लोग भी करा रहे हैं। और कॉन्ट्रासेप्शन, ये अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है 5th वाला, उसमें कॉन्ट्रासेप्शन से संबंधित, गर्भ निरोधक से संबंधित कुछ डेटा आया है, और जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे भी दिख रहा है, तो देखेंगे इसको पूरा। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हमारा जो आज का टॉपिक है पॉलिटी और गवर्नेंस है, डिवीजन ऑफ एसेट्स बिटवीन यूपी एंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच संपत्ति का विभाजन। 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड जो हिली एरिया था हो गया अलग, ठीक, लेकिन जो है उसके बावजूद भी कई सारी एसेट्स जो थे, जैसे कि कैनाल हो गया, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, सिंचाई के लिए हाउसिंग, फॉरेस्ट, फूड एंड सिविल सप्लाई, टूरिज्म डिपार्टमेंट, इनमें पूर्णता डिवीजन नहीं हुआ। कई जगहों पे ऐसा था कि यूके में, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है जगह, लेकिन कंट्रोल अभी भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हो कि विभाजन संपत्ति का ढंग से हुआ नहीं, मतलब ट्रांसफर हुआ नहीं। तो अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं और उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर, दोनों ने मिलकर एक समझौता एग्रीमेंट किया है, जिसमें कि डिवीजन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज किया जाएगा, ठीक। 21 साल से इस पे वार्ता चल रही थी, अब जो है फाइनली इस पे वर्क हो रहा है, ठीक। अब देखिए इसी में, जैसे मैंने आप लोग बताया, कई सारी प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तराखंड में, लेकिन उस पर कंट्रोल यूपी का है अभी भी, ठीक। जैसे कि 41 कैनाल जो कि अभी ऐसा है कि मतलब उत्तराखंड से निकलती हैं और फिर उससे होते हुए जाती हैं, लेकिन यूपी ने अभी तक उनको हैंडओवर नहीं दिया है, उस पर अभी भी यूपी का जो है आपका नियंत्रण है, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल पे टेहरी डैम हो गया, नानक सागर डैम हो गया, बैगुल डैम होगा, तुमरिया डैम हो गया। तो ये 6 में से ऐसे डैम हैं जो उत्तराखंड में हैं, लेकिन कंट्रोल यूपी का है अभी भी। हरिद्वार का अलकनंदा गेस्ट हाउस जो है, अभी भी यूपी टूरिज्म इसको कंट्रोल करती है, ठीक, लेकिन अब दे दिया गया है, हैंडओवर कर दिया गया किसे, उत्तराखंड को। अब जो नया एग्रीमेंट आया उसमें सिंचाई विभाग जो है
उसके ऑफिशियल दोनों स्टेट से वो मिलेंगे 15 दिन पे और एक ज्वाइंट सर्वेक्षण करेंगे 5700 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड का और 1700 बिल्डिंग जो उत्तराखंड में है और अभी यूपी कंट्रोल में इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उसका फिर जो है ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक, यूपी ने परमिशन दे दी उत्तराखंड को कि अपना टूरिज्म वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी धौरा, बैगुल और नानक सागर वाटर डैम में कर सकते हैं, जो कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। और अपर गंगा कैनाल जो रुड़की पे, वहां पे भी आप टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट करो। उत्तराखंड को ये परमिशन यूपी ने दे दी है। यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि इसके लिए हम एक ऑर्डर बहुत ही सून निकालेंगे। ठीक है ना, बहुत जल्द निकालेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि सस्पेंशन ऑफ एमपीज। देखिए, आखिरी में हम लोग समरी रिवीजन, क्विक रिवीजन करेंगे ही करेंगे। ठीक, सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट फैक्ट्स पढ़ते जाइए, सुनते जाइए और आखिरी में फिर हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग का 5 मिनट में पूरा जो है रिवाइज करा दूंगा, डोंट वरी। सस्पेंशन मतलब पूरे वीडियो अगर आपने देख लिया 40 मिनट का, तो आपको हर एक चीज कम से कम 3 बार मैं पढ़ा देता हूं, दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। ठीक है ना, सोफा पकड़ के। तो ये चीज है सस्पेंशन ऑफ एमपीज, सांसदों का निलंबन की बात चल रही है। जो मिनिस्टर हैं आपके संसदीय कार्य के, यानी कि पार्लियामेंट्री अफेयर के, तो उन्होंने कहा है जब पिछला सेशन चल रहा था, मॉनसून सेशन, तब 12 राज्यसभा के एमपी जो थे उन्होंने काफी उपद्रव जानबूझ के किया था। ठीक है ना, उपद्रव फैलाया था, कदाचार किया था, अवमानना की थी, कंटेम्प्ट किया था, अनियंत्रित हिंसक व्यवहार और सुरक्षा कर्मियों पर जानबूझकर हमले किए थे, जो कि अभूतपूर्व जो है कृत्य है। तो इसके मद्देनजर क्या है कि इनको आप निलंबित कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। ठीक है ना, एमपीज जो है उनको कुछ पार्लियामेंट्री एटिकेट होते हैं, संसदीय शिष्टाचार होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो जो कि उन्होंने किया नहीं। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर हैं उन्होंने गुहार लगाई है, किससे लगाई? पीठासीन अधिकारी से, यानी कि आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उनसे, कि इनको जो है सस्पेंड कर दिया जाए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हर हाउस में, लोकसभा में कौन होता है? स्पीकर होता है, और राज्यसभा में कौन होता है? चेयरमैन होता है। चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो उनको बोला है। देखिए, अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी हाउस में है वो डायरेक्टली एमपी को जो है विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अगर वो कंडक्ट उसका ठीक नहीं है तो। ठीक है ना, मतलब बहुत ही खराब आचरण कर रहा है तो उसको डायरेक्टली वो विड्रॉ कर सकते हैं कि, और फिर वो उस जो सेशन है एब्सेंट रहेगा और वहां पे वो नहीं आ पाएगा उस हाउस में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक तो ये काम हो गया डायरेक्टली जो है वो उसको वो कर दें, आपका जो है विड्रॉ करवा दें, और दूसरा ये है कि उसको नेम कर दें, नेमिंग अ एमपी बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो उससे क्या होगा कि जब नेम कर दिया कि फला फला जो है इनको मैं नेम कर रहा हूं, ऐसा बोला जाता है, तो जो है किस लिए? परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस, मतलब निरंतर और जानबूझ कर काम में बाधा डालने के लिए इनको हम नाम इनका लगा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि मिनिस्टर ऑफ संसदीय कार्य जो है, पार्लियामेंट्री अफेयर जो है, वो एक जो है वो लाएंगे। ठीक, एक मोशन लेके आएंगे जिसके अंतर्गत जो ऐसे एमपीज हैं उनको सस्पेंड करने की बात कही जाएगी। अगर हाउस ये कहता है हाँ वोटिंग होगी, वो कहता है कि हाँ उनको सस्पेंड कर दो, तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। और उस सेशन में, जैसे मानसून सेशन में अगर मान लीजिए सस्पेंड किया गया, तो मानसून सेशन में दोबारा दिखेंगे नहीं वो। ठीक, तो ये वाली चीज है। 2001 में लोकसभा के रूल में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और स्पीकर को एक एडिशनल अतिरिक्त पावर दे दी गई। ये पावर किस रूल के अंतर्गत आती थी? 374A के अंतर्गत। इसमें स्पीकर को ये पावर दी गई, लोकसभा की बात हो रही है, कि ऑटोमेटिकली जो है सस्पेंड कर सकता है किसी एमपी को फॉर मैक्सिमम 5 डेज, अगर वो डिसरप्ट कर रहा है बिजनेस ऑफ द हाउस। मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 5 दिनों के लिए, अधिकतम 5 दिनों के लिए किसी सांसद को स्वचालित रूप से निलंबित करने का अधिकार देता है। किसको? स्पीकर को, अध्यक्ष को। ठीक, 374A जो लोकसभा रूल के अंतर्गत आता है। और 2015 में जो हमारी स्पीकर थी सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने इसी रूल के अंतर्गत 25 कांग्रेस के एमपी को जो है सस्पेंड भी कर दिया था। आप लोगों से क्वेश्चन है कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन स्पीकर हैं, क्या नाम है और वो किस नंबर के हैं? ठीक, 17वें नंबर पे, 18वें नंबर पे, और पहला स्पीकर कौन था ये बताइएगा। ठीक है, और होमवर्क आप लोग के लिए ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज आपको पढ़ना और प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज पढ़ना। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल नंबर 105। अगर वहीं एमएलए की बात करें तो किसके अंतर्गत आएगा?
आर्टिकल नंबर 194 आएगा, एक बार कंफर्म करिएगा। वैसे डिस्क्वालिफिकेशन 108 102 आएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है आप लोग जरूर पढ़िए, आज का होमवर्क है। कर रहे हो ना होमवर्क कि नहीं कर रहे हो? अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 से इकोनॉमी संबंधित। देखिए फॉर्म लॉ जो थे, मैंने आप लोग बताया भी था, मोदी जी ने इसको कहा था कि हम हटा देंगे फॉर्म लॉज जो 3 थे, और मैंने आप लोग को उसका बैकग्राउंड भी पढ़ाया था कि इस तरीके से लॉ को हटाने के लिए एक लॉ हटाने वाला लॉ, मतलब रिपीलिंग एक्ट लाना पड़ता है, बिल लाना पड़ता है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत लाना पड़ता है? 245 के अंतर्गत जो है ये ऐसे अनुमति मिलती है, पार्लियामेंट को ला सकता है और फिर रिपील कर दिया जाएगा। तो वैसे ही अभी संसद में जब अभी विंटर सेशन चालू हुआ तो फॉर्म लॉ रिपील बिल लाया गया, ठीक है ना, और इसको बिना किसी जो है वार्ता के पास हो गया ये आसानी से, ठीक है ना। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जो है वेलफेयर है, नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था। फॉर्म लॉ रिपील बिल जो है 2021 वाला, इसका उद्देश्य है कि जो 3 लॉज थे, क्या नाम था? फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट एंड प्राइस एश्योरेंस जो है एक्ट, ये वाला जो है इसको हटाना है। फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, और जो है अमेंड जो किया गया था आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। तो ये जो 3 फॉर्मल लॉ हैं इनको जो है रिपील कर दिया गया है, ठीक है, जो है अब हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। बिल जो है ये मोदी जी, मैंने आप लोग बताया कि उन्होंने बोला था 19 नवंबर को कि प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्मर्स और हम एक सेक्शन को समझा नहीं पाए, तो अब हम इनको रिपील कर रहे हैं। 6 पेज का बिल था, और लेकिन इसमें सिर्फ 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन किससे संबंधित है? जो कि डिफाइन करता है कि टाइटल क्या है। टाइटल क्या है? फॉर्म लॉज रिपील एक्ट 2021। भाई यही तो बात है, यही तो लिखा हुआ है पहले। दूसरा सेक्शन कहता है कि हम 3 रिपील कर रहे हैं, 3 फॉर्म लॉज। और तीसरा सेक्शन ये कहता है कि जो सब सेक्शन 1A हमने बनाया था सेक्शन 3 के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंदर तीसरे के सब क्लॉज 1A नया बनाया गया था इस लॉज के अंतर्गत, तो हम उसे भी खत्म कर रहे हैं। तो ये जो है 3rd सेक्शन है फॉर्म लॉज रिपील एक्ट के अंतर्गत, ठीक। तो 3 लॉ तो हो ही गए और साथ ही साथ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 भी हो गया। गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया है सब सेक्शन A1A जो है सेक्शन 3, इस वाले में यही वाली बात बता रहा है, जो कि गवर्नमेंट को ये नियंत्रण देता था कि वो प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं, ठीक है, उनको जो है उस पर अपना पकड़ बनाए रहे। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने का अधिकार देता था ये 3(1)A के अंतर्गत, ठीक। समझ में आ गई बात? ये वाली हुई चीज। अगला जो हमारा टॉपिक है ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट है। ईपीएफओ इंटरव्यू की पूरी तैयारी हम कराएंगे, ठीक है ना। कहाँ से क्या चीज पढ़ना है, क्या चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है आपका जो है जाने के लिए। मैं इसमें जो है आपको जूम मीटिंग या फिर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप लोग का इंटरव्यू भी, मॉक इंटरव्यू भी करवाऊंगा खुद से। तो आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा ये, और जो है क्या चीज़ें ध्यान देनी पूरा हम इसको चालू करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो लोग भी डाक भर रहे हैं या फिर भरने वाले हैं जरूर बताएं और हम लोग इसकी तैयारी कराएंगे, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब कि विवाद का समाधान तो होना है लेकिन ऑनलाइन होना है। जैसे कि सब कुछ है, खरीदना तो है लेकिन ऑनलाइन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक, ऐसे ऐसे। तो अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज करी जिसका नाम है डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि ये मतलब डिजाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से फ्यूचर है, भविष्य है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। ओडीआर पॉलिसी प्लान क्या है फॉर इंडिया, ठीक, ओपन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी प्लान इंडिया के लिए क्या है, ये नीति आयोग ने अभी रिपोर्ट निकाली है। और तो ये मतलब इसलिए कि किस तरीके से हमें डिस्प्यूट को अवॉइड करना है कि डिस्प्यूट होए ना, अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसको कंटेन करना है कि ज़्यादा फैले ना, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी जो है हमें ऑनलाइन कर देना है ताकि फैसिलिटेट हो जाए, आसानी से डिस्प्यूट खत्म हो जाए, ठीक। तो 3 चीज़ों पे ये ओडीआर पॉलिसी प्लान के अंतर्गत 3 चीज़ें जो है इस पर फोकस रहेगा। द रोल आउट जो करना है, रिकमेंडेशन जो दिए गए इस रिपोर्ट के अंतर्गत, वो ये है कि इंडिया को हमें वर्ल्ड लीडर बनाना है, वर्ल्ड का लीडर बनाना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इनोवेशन करना है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है और तो वो ऑनलाइन करना है, और इंडिया को जो है इसमें हमें वर्ल्ड लीडर बनाना है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का उपयोग करते हुए, ठीक, ताकि प्रभावशाली तरीके से न्याय सभी व्यक्तियों को मिल सके, ठीक है ना।
तो ये चीज़ है प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय तक प्रभावी पहुंच के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान की बात कही जा रही है। रिपोर्ट में नीति आयोग की जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा कमेटी के द्वारा, जो कि पीक ऑफ कोविड क्राइसिस, देखिए यहाँ पे कोविड का जब ज़्यादा पीक था पिछले साल 2020 में, तब एक कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी नीति आयोग के द्वारा, जिसने किसके ऊपर, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर 2020 में, जिसको कि इस कमेटी को चेयर किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थे, रिटायर्ड हो गए AK सिकरी। तो उन्होंने ये एक्शन प्लान बताया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन संबंधित। ठीक, AK सिकरी किस कमेटी संबंधित है, जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन संबंधित नीति आयोग ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी। ठीक, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पर्टिकुलरली जो छोटे और मध्यम वैल्यू मूल्य के जो केसेस होते हैं उनमें समाधान करने के लिए टेक्नोलॉजी और टेक्निक जो ADR की होती है उनका यूज करते हुए टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। और ADR ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाली जो टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, सुलह, मीडिएशन, मध्यस्थता, इनका उपयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए स्मॉल और जो है मध्यम जो मूल्यों के जो केसेस हैं उनको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू खत्म करने की बात कही गई। अब देखिए इसमें वही चीज बताई गई, डिस्प्यूट अवॉइड हो जाए, अगर हो भी जाए तो कंटेन हो जाए, रेजोल्यूशन हो जाए। ट्रेडिशनल कोर्ट में जो है काफ़ी टाइम लगता है तो उसके बाहर ऑनलाइन हो जाए, ये चीज़ है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इवेन्यू जो है आपका, ये आपका एक्सटेंशन होगा पब्लिक कोर्ट सिस्टम। ऐसा नहीं कि पब्लिक कोर्ट सिस्टम फिर आगे जाके बंद कर दिए जाएंगे, उसके मतलब बाहर, और मतलब उसका एक तरीके से उसको मदद करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, और वर्ल्ड ओवर अगर देखा जाए तो जो पोटेंशियल है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का वो काफ़ी ज़्यादा है अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और हर जगह इसको पहचान भी मिल चुकी है। ठीक है, और ODR ने काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का जो है ध्यान खींचा है, और जुडिशियल प्रोसेस जो है वो अब जो कंस्ट्रेंट आ रही थी कोविड-19 की वजह से कि नहीं भाई बैठ पा रही थी, केसेस जो है लंबित हो रहे थे, डिले हो रहे थे, तो ऑनलाइन अगर हम काम करेंगे तो बढ़िया हो सकता है। ठीक, और हो भी रहा है अगर आप देखो तो। ठीक, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 से इकोनॉमी संबंधित, इंडियन बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी। अभी क्या है कि इंडियन बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी को रिसीव हो गया है औपचारिक मिलिट्री सर्टिफिकेशन। समझ रहे हो, देखो बायोजेट फ्यूल एक तरीके का ईंधन है जो कि जैव चीज़ों से बन रहा है, मतलब कि जीवित चीज़ों से बन रहा है। ठीक है ना, और जेट के लिए मतलब कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए, और ये इंडिया में बना है, स्वदेशी है। इसको मिलिट्री सर्टिफिकेशन मिल गया, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जो ईंधन है, काफ़ी जो है मैच्योर्ड लेवल पे पहुंच गया है, काफ़ी जो है सेफ भी है और काफ़ी प्रभावशाली भी होगा, तभी तो आपका मिलिट्री सर्टिफिकेशन मिला है इसको, औपचारिक। इसको बनाया किसने है, CSIR IIP देहरादून में, यहाँ पर होम ग्रोन जो टेक्नोलॉजी जिसने की बायोजेट फ्यूल तैयार किया है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने इसको अभी अप्रूव कर दिया है। सर्टिफिकेशन जो है इंडिया का ये दिखाता है कि भैया कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है एविएशन बायोफ्यूल सेक्टर में। बायोफ्यूल पॉलिसी भारतीय गवर्नमेंट लेके आई थी 2018 में, लाई थी, कब लाई थी, 2018 में, जिसमें कि एथनॉल ब्लेंडिंग की बात होती है, कैसी अच्छी बात होती है, और हम बायोफ्यूल बनाएंगे तो वो फूड प्रोडक्ट्स से नहीं बनाएंगे, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन। इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा, मैंने बताया भी था 2019-2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये डेवलप करी गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम CSIR के द्वारा, जो कि कहाँ पर है आपका, देहरादून में। ठीक, और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये एक तरीके की लेबोरेटरी है वहाँ पे CSIR की, और इसने इवेल्युएशन किया है पिछले 3 सालों में, कई सारे टेस्ट ट्रायल करके ये वाला बायोफ्यूल जेट फ्यूल निकाला है। 26 जनवरी 2019 को AN-32 जो एयरक्राफ्ट है जिसमें कि बायोजेट फ्यूल डाला गया था, उसने उड़ान भरी थी 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस को, राजपथ के ऊपर न्यू दिल्ली में। ठीक है ना, उड़ता हुआ जा रहा था ये AN-32, 26 जनवरी 2019। अगर वहीं देखा जाए 27 अगस्त 2018 को देहरादून से दिल्ली तक जो स्पाइस जेट है उसने भी उड़ान भरी थी यहीं बायोजेट फ्यूल को भरकर। ठीक है, तो ये जो है पहले काफ़ी ये हो चुका है एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन इसका, मतलब सक्सेस का, लेकिन अब जो है काफ़ी रिलायबल होने के बाद मिलिट्री सर्टिफिकेशन भी इनको मिल गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, मतलब मान लीजिए 100 रुपये की किसी की आमदनी है, उसके ऊपर अगर 20 रुपये उसके खर्च हो रहे हैं हेल्थ के जो है कारणों पर,
डिजीजेस पे, तो इसको 20 रुपए या फिर 20% हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। समझ में आई बात, आसान भाषा में एकदम क्रिस्टल क्लियर किया जाएंगे एक एक कॉन्सेप्ट। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पर ये बताया गया नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के द्वारा, जब इसने एस्टिमेट लगाया इंडिया का 2017-18 में कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घटा है, ठीक है ना, जो कि एक अच्छा संकेत है। ठीक, अब ये बोल रहा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर शेयर ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो भी किया गया उसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और फॉरेन एड में जो है, तो इसका कंट्रीब्यूशन घटा है, ठीक है, तो जो कि अच्छी बात है। और ये किसने बताया, अभी हेल्थ सेक्रेटरी जी ने बताया है। जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है, जो है पूरा कुल स्वास्थ्य पे जो व्यय हो रहा है, ठीक, उसमें अब जो आपका ये है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये कम नीचे आ गया 48.8 पर, ठीक है ना। पहले 2013-14 में 64.2% था ये। अगर पर कैपिटा यानी कि आपका जो है जितना भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, ताकि पर कैपिटा निकल आए। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। हर व्यक्ति पे कितना मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो भी घट गया है। अब जो है 2097 रुपये होता है, पहले 2336 रुपये होता था खर्चा। वन ऑफ द फैक्टर जो कि एट्रीब्यूट करता है कि जो आउट ऑफ पॉकेट है एक्सपेंडिचर उसमें गिरावट आई है, वो ये है कि इंक्रीज हुआ है यूटिलाइजेशन रिडक्शन कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। जो गवर्नमेंट की हेल्थ प्रोवाइड करने वाली जो संस्थाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनका लोग उपयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है सस्ती भी हैं, जिसकी वजह से हर किसी की पहुंच में ये वाला आ रही हैं गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक, गरीब से गरीब बंदा भी जा चुका है, भले ही स्कीम के अंतर्गत जाए जैसे भी जाए। ठीक, अगर हम कंपेयर करें NHA नेशनल हेल्थ अकाउंट 2014-15 और अभी जो आया 2017-18 वाला, तो ऊप जो है यानी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घटा है। ठीक है, फॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू द ट्यून ऑफ 50% तक घट गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर देखा जाए तो NHA जो नेशनल हेल्थ अकाउंट है ये एस्टिमेट करता है 2017-18 में कि इंक्रीज हुआ है गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट ने जो स्वास्थ्य के ऊपर व्यय किया है टोटल GDP के अनुसार देखा जाए, के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो ये चीज बढ़ी है, गुड साइन। इट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है ना। अब वो पहले था 1.15%, अभी हो गया 1.35% 2017-18 में। और टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर भी जो है बढ़ा है, ठीक है ना, आपका अपने जो है भारत का 2017-18 में शेयर जो था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का वो 40.8% रहा है, काफ़ी ज़्यादा 2013-14 के 28.6% से। जो रिपोर्ट है वो पर कैपिटा वाले टर्म्स को बताती है कि भाई साहब गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो हो रहा है अब पर कैपिटा टर्म्स पे देखा जाए तो 1753 रुपये हो रहा है, पहले 1142 रुपये था। ठीक, पांचवा जो कंसेक्यूटिव अभी NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अकाउंट रिपोर्ट आई है, ये प्रोड्यूस किसके द्वारा की गई है, इंपॉर्टेंट, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHSRC, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जो कि डेजिग्नेटेड है नेशनल हेल्थ अकाउंट टेक्निकल सेक्रेटेरिएट 2014 से हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक, ये ध्यान रखना, NHSRC जो है इंपॉर्टेंट है, ये निकालता है नेशनल हेल्थ अकाउंट। ठीक, इसके बाद जो है NHA जो है आपका नेशनल हेल्थ अकाउंट, ये एस्टिमेट करता है, प्रिपेयर करता है यूजिंग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कि क्या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है हेल्थ अकाउंट से संबंधित, और जो कि WHO देता है, तो उसको फॉलो करते हुए हम ये सारी चीज़ भारत में भी उपयोग में लाते हैं। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है हेल्थ सेक्टर गवर्नेंस से संबंधित है, GS पेपर 2 से। एडवर्स इवेंट ड्यू टू वैक्सीनेशन, टीकाकरण के कारण होने वाली प्रतिकूल घटनाएं, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल, नेगेटिव सेंस में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट को हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने यह बताया कि कोविड-19 जो है वो एक वॉलेंट्री जो है सर्विस है, स्वैच्छिक संस्था है, मतलब सर्विस सेवा है, ना कि मैंडेटरी, जरूरी नहीं है, वॉलेंट्री है। ठीक, लेकिन बचना है तो भैया लगवाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि सीरियस और सीवियर इफेक्ट जो है आपका कोविड-19 के वैक्सीनेशन की वजह से, यहाँ पे टीकाकरण की बात हो रही है, कोविड-19 वायरस की बात नहीं हो रही, टीकाकरण का वैक्सीनेशन लगने के बावजूद भी, एक तो पहली बात तो एक तो स्वैच्छिक है, दूसरा अगर किसी का सीरियस और सीवियर इफेक्ट होता है, यहाँ तक इनोकुलेशन से मतलब कि इंजेक्शन लगाने के बाद, भले ही मतलब अगर मान लो उसकी डेथ भी हो जाए, तो ये बहुत ही कम है, ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, 0.01% ही है। ठीक, जो परसेंटेज है ऐसे इफेक्ट का
सीरियस सीवियर वाला, तो ये बोथ कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो हमारे यहाँ जो वैक्सीन चलती हैं दोनों में ही काफ़ी कम है, 0.01% ही है। और लेकिन इसमें एक चीज़ है, मान लीजिए ये मैं मतलब गवर्नमेंट ये कह रहा है कि हाँ ये इतनी डेथ हो रही हैं, लेकिन इन डेथ को भी आप ये बिल्कुल सिंगुलरली पॉइंट आउट करके नहीं कह सकते हो कि कोविड-19 की जो वैक्सीन लगी उसी की वजह से मर गए, और भी कुछ और भी कारण हो सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि 2116 जो सीरियस और सीवियर AEFI केसेस जो हुए थे उनमें से जो है मतलब कितने आपके वैक्सीन कितनी लग चुकी हैं, 1,38,38,44,741 डोजेस में से 2126 जो है सीरियस और सीवियर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कम है, और ये प्रूफ है कि वैक्सीनेशन जो है जरूरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रहा है कि हमने इसके साथ कोई तो बेनिफिट और कोई भी लाभ या सेवाएं तो जोड़ी नहीं है, तो ये मैंडेटरी तो है ही नहीं बल्कि वॉलंटरी है, जिसको लगवाना हो लगवाए, जिसको ना लगवाना हो ना लगवाए। ठीक है, अपनी जान अपनी सुरक्षा खुद करें, तो ये चीज़ है। सेंटर ने ये भी कहा है कि जो भी डेथ हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है वैक्सीनेशन के बाद, उनको हम ये नहीं कह सकते कि ये वैक्सीनेशन होने की वजह से हो गया, और भी कुछ कारण हो सकता है। सेंटर ने ये जवाब दिया है। ठीक, जीएस पेपर 3 में सोशल मीडिया नाम से एक टॉपिक है, और अभी ट्विटर के जो जैक डोर्सी थे, CEO थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया, और जो है नए जो अब CEO बने वो भारतीय अमेरिकन हैं, इंडियन ओरिजिन हैं, टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल। ठीक, इनको CEO बनाया गया है अभी ट्विटर का। इससे पहले ये क्या थे, CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर, 45 साल के हैं। IIT के देखिए लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की सब्सिडी पढ़ते हैं, मतलब नो ऑफेंस टू IITians, मैं बस बता रहा हूँ, लेकिन भारत के जो सिस्टम है, प्रणाली, उसकी वजह से ब्रेन ड्रेन होता है, और जो दिमाग पूरी सब्सिडी और कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया शिक्षा पाने के बावजूद भारत को ना सर्व करके बाहर के कंट्रीज को आके सर्व करते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ट्विटर पे, कई सत्या नडेला, ठीक है ना, अल्फाबेट, अब सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, सुंदर पिचई अल्फाबेट गूगल, तो बहुत सारी जगहों पर जो है इंडियंस जो बढ़िया IIT से पढ़े हुए लोग हैं जो कि इंडिया को सर्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, सब कुछ यहाँ पे पढ़ा, सब कुछ यहाँ से सब्सिडी खाई, सब कुछ किया, लेकिन जाके जो है वो इकोनॉमी, आर्थिक अर्थव्यवस्था और जो है बढ़िया बढ़िया कंपनी बाहर की जो है उनको सर्व कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का क्या हो सकता है, ब्रेन ड्रेन भी कहा जा सकता है। भारत में जो एक सिस्टम है उसकी वजह से जो है यहाँ पे लोग को इतना फ़ायदा मिलता नहीं है, इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। और पराग अग्रवाल जो है ट्विटर उन्होंने 2011 में चालू करी, मतलब ज्वाइन करी थी, और 2017 से चीफ CTO बने हुए थे, और अभी ये अब CEO बन गए हैं ट्विटर के। ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमी GS पेपर 3 संबंधित है। देखिए, डोर स्टेप डिलीवरी की जा रही है राशन की। ठीक, कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है ना, और दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है, ऐसा नहीं वो है, सत्य नहीं है। क्यों? चूंकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका के बेंगलुरु में भी डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम होती है इसी तरीके की। लेकिन जो केंद्र की सरकार है वो ये कह रही है कि दिल्ली, उसने केस कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट में, वहां पे दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ, कि भाई साहब जो हमने नेशनल फूड जो है सिक्योरिटी एक्ट बनाया है, जिसके अंतर्गत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, उसके आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला या फिर जो है संरचना जो भी है उसमें आप चेंज नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमने राशन की शॉप्स बनाई है, फेयर वैल्यू शॉप्स बनाई हुई हैं, तो लोग वहां जाके वहीं पे खरीद, आप इसको खत्म मत करो, आप घर पे भेज दे रहे हो राशन, तो ये ठीक नहीं है। जो केंद्र के द्वारा जो लॉ बनाया गया है उसमें राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि उसके आर्किटेक्चर को, ये वर्ड यूज किया गया है, आर्किटेक्चर को में जो है हस्तक्षेप किया जाए। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे हुई है। हालांकि जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे जो जवाब दिया वो ये कहा है कि भैया हम राशन दे रहे हैं, ये तो ऑप्शनल है। अगर कोई बेनिफिशियरी ये कहता है कि हमको नहीं चाहिए घर पे, तो हम मना कर देंगे। हमने कोई जोर जबरदस्ती तो ना की, हमने एक फैसिलिटेशन सुविधाजनक बनाने की बात करी है। ठीक, तो ये चीज़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये लोग ये कह रहे हैं कि भैया फेयर प्राइस शॉप खत्म हो जाएंगी, रहेंगी नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पूरी तरह से गलत धारणा है। ये भी कोर्ट को बताया दिल्ली गवर्नमेंट ने। और ऐसा सिर्फ दिल्ली अकेला नहीं, और भी लोग कर रहे हैं।
और जो है ये विद द टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ रही है, डोर स्टेप डिलीवरी बढ़ ही रही है हर जगह, तो इसको तो हमें जो है इसकी जो है प्रसन्नता करनी चाहिए, ना कि जो आलोचना, ये चीज़ है। वहीं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जो है, उन्होंने कहा कि कोर्ट को मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी स्टेट हस्तक्षेप नहीं कर सकता नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और उसके आर्किटेक्चर के साथ में। सेंटर अपोज करता है दिल्ली गवर्नमेंट के जो है घर तक राशन पहुंचाने वाली डिलीवरी स्कीम का अपोज करता है, ठीक। और ये कहता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो आर्किटेक्चर है उसको बदलाव नहीं कर सकता कोई भी राज्य, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गर्भ निरोधक से, ठीक है ना। और अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो चल रहा है, इसमें काफी ज्यादा डेटा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे छोड़ा नहीं जा रहा। आप देखिए, भारत में पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अब ये जो टॉपिक आया है तो इसके पीछे, अब यहाँ पे अगर मैं सीधे बोलूंगा कि 10 में से एक ही आदमी कंडोम पहनता है, ठीक, कॉन्डम पहनता है, बाकी जो वीमन है 10 में से 4 वीमन स्टेरिलाइजेशन कराती हैं, ठीक है, मतलब कि नसबंदी कराती हैं, तो आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगा कि ये सब चीजें क्या, आपका दिमाग कहीं और भटक जाएगा, समझ में आ रही बात। इसलिए मैं इसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि ये फैक्ट्स भी आपके यूजफुल हो जाएं, ठीक है ना। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ना रहे, वर्ड्स ना रहे, एक जो है मतलब इसका एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। तो अब देखो, भारत में पॉपुलेशन है ज्यादा और वर्ल्ड बैंक का एक वो है एस्टिमेट है कि चाइना को बहुत ही जल्द, मेरे ख्याल से 2027 में बोला गया है कि इंडिया पास कर जाएगा और दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो भारत में चलती है वॉलंटरीली, ठीक है ना, मतलब कि वैसा नहीं जैसे कि चाइना में वन चाइल्ड वाली पॉलिसी, यहाँ पे डेमोक्रेटिकली फैमिली प्लानिंग की बात चलती है, ठीक है ना। अब उस फैमिली प्लानिंग में क्या होता है कि गर्भ निरोधक कंट्रासेप्शन कई सारी चीजें हैं, कोई गोलियां खाता है, कोई और जो है कॉन्डम कोई लगाता है, कोई जो है स्टेरिलाइजेशन नसबंदी होती है, महिलाओं की अलग होती है जिसको वेसेक्टोमी बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, एक बार बताइएगा। और मेंस की अलग होती है, तो उसको जो है ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है, वेसेक्टोमी बोला जाता है, शायद कुछ कंफ्यूजन है, एक बार कंफर्म करिएगा। तो एक कई सारे चीजें हैं ताकि कॉन्ट्रासेप्शन हो, अनवांटेड जो है बच्चे पैदा ना हो, अनवांटेड मतलब तरीके से बच्चे जब प्लान करके होना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो ये डेटा है उसमें ये दिखता है कि लोग, मेन तो जो है कॉन्डम पहनते नहीं है, ठीक। और अर्बन एरियाज में अगर कंपेयर किया जाए रूरल एरियाज से ज्यादा कॉन्डम पहनते हैं, ठीक। और ओवरऑल देखा जाए तो खाली एक व्यक्ति या फिर 100 में सिर्फ 10 लोग, ठीक है ना। वहीं लेकिन जो वीमन है, ठीक है ना, उनको जो कि उनकी नसबंदी कराना जो कि एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक तरीका है, ठीक है ना, स्टेरिलाइज करने का, उनको जो है 10 में से 4 महिलाओं को जो है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी महिलाओं के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। मेन तो अपना जो है बिल्कुल भी कॉन्ट्रासेप्शन में ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो वीमन है वो उनको वहां पे यहाँ पे भी जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाली चीज जो है करने पे जो है विवश किया जा रहा है। तो ये चीज अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने बताई। अच्छा, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है 2019 से 21 के तक के पीरियड का है, ध्यान रखना, हो सकता है ईयर ही पूछ ले, ठीक। आपका अर्बन एरियाज में ज्यादा कॉन्डम यूज किया जा रहा है मेन के द्वारा, रूरल पार्ट के उसमें कंपैरिजन में, और जो रूरल एरियाज है वहां पे आपका स्टेरिलाइजेशन भी ज़्यादा हो रहा है अर्बन एरिया के कंपैरिजन में, ठीक है। तो रूरल एरियाज में वीमन के साथ में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। फीमेल स्टेरिलाइजेशन जो है वो काफ़ी बढ़ा है NFHS4 के कंपैरिजन में, और ये 37.9% हो गया 5 में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है भैया फीमेल स्टेरिलाइजेशन? बिहार, फिर गोवा, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है ना। बिहार, फिर गोवा, फिर मध्य प्रदेश, ऐसे ध्यान रख लेना। यूपी मत कर देना बाद में कि सेकंड पे तो पहले में यूपी हो जाता है, दूसरे में पहले में तो बिहार हो जाता है, दूसरे में यूपी हो जाता है, ऐसा नहीं है। और ऐसा स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट कॉन्डम यूज होता है वो होता है आपका उत्तराखंड में, और उसके बाद होता है चंडीगढ़ में, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो चलिए कॉन्डम का यूज जो है बढ़ा है, 9.5% हो गया, पहले 5.6% था। फीमेल स्टेरिलाइजेशन जो है ये प्रेफर्ड चॉइस है, किस बाकी मतलब चीज़ों से ऊपर इसको प्रेफर किया जाता है, बल्कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है प्रोसीजर, ठीक है ना। पिल्स इससे आसान है लेकिन वो सेकंड नंबर पे है। इंजेक्टेबल्स आपका इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस होती हैं, पोस्टपार्टम इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस होती हैं, तो ये कम है।
सबसे ज़्यादा फीमेल स्टेरिलाइजेशन पे ध्यान दिया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को मैच्योरली ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, यहाँ पे मैं खुद से नहीं ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है वहाँ पे पूछा जाए। आप लोग सिविल सर्वेंट्स बनने वाले हैं, थोड़ा सा इस पर जिम्मेदारी से पढ़िए, ठीक है ना। चुपके से ये किसी मतलब वो जो है ना, वो हंसी मत मारिए कि अरे सर क्या बोल रहे हैं, आज क्या पढ़ा रहे हैं, वो सब बचपन में होता था। अब जो है ये सब आप लोग बड़े हैं, अपना इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। और हम लोग आ गए हैं अपने समरी रिवीजन पर। 1 दिसंबर को जो समरी रिवीजन है 10 टॉपिक्स का, कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस आपके चैनल पर, वो ये है। ये टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस, यूपीएससी और आपके यूपीपीसी अदर और बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक, देखिए पहला चीज़ यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि यूपी और उत्तराखंड जो है अलग हो गए थे 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। लेकिन फिर भी कई सारे इरिगेशन से संबंधित, गेस्ट हाउस से संबंधित और जो है आपके जो है हाउसिंग संबंधित जो संपत्तियां हैं वो अभी भी उत्तराखंड में तो आ गई। ठीक, उत्तराखंड की ज्योग्राफी में है, लेकिन नियंत्रित की जाती है यूपी के द्वारा। तो अब क्या है कि धीरे धीरे ये कंट्रोल भी यूपी के द्वारा छोड़ा जा रहा है, मतलब, और यूके को दिया जा रहा है। और इसके लिए अभी यूपी के चीफ मिनिस्टर और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के बीच में एक समझौता हुआ है, और इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी एसेट्स हैं उनका डिवीजन कर दिया जाएगा। 21 साल से इस पे बातें हो रही थी, अब इस पे जो है इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। सस्पेंशन ऑफ एमपीज की बात चल रही है। सस्पेंशन एमपीज का जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का इसमें बड़ा रोल होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो लोकसभा में अगर देखा जाए तो स्पीकर जो होते हैं, तो उनके पास एक रूल है 374A, लोकसभा रूल के अंतर्गत 374A सेक्शन है। उसमें क्या है कि जो स्पीकर है, प्रिसाइड पीठासीन अधिकारी, उसको एक एडिशनल पावर है कि 5 दिन तक के लिए जो है किसी एमपी को, अगर वो अच्छा जो है कदाचार कर रहा है, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो उसको 5 दिन मैक्सिमम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है स्पीकर के द्वारा। ठीक, और उसके अलावा भी क्या है कि एक तो ये पावर होगी, और उसके अलावा क्या है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर जो होते हैं या फिर चेयरमैन जो होते हैं आपके राज्यसभा में, तो वो नेम कर सकते हैं, नेम किसी एमपी को। और फिर उसके बाद क्या है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर होंगे वो फिर एक मोशन लेके आएंगे जिसपे जो है निर्णय होगा, और अगर निर्णय जो है फेवर में गया तो एमपीज को सस्पेंड भी किया जाएगा। ठीक, ये वाली चीज हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फार्म लॉज रिपील बिल 2021। अब ये रिपील बिल आ गया। देखिए, लॉज कोई होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा बनेंगे तो उनको रिपील करने के लिए फिर से लॉ बिल लाया जाता है, जिसको पारित कराया जाता है, तब वो वाले जो पुराने वाले लॉ हैं उनको खत्म किया जा सकता है। वैसे यहाँ पे फार्मर्स के जो 3 लॉ थे उनको रिपील करने के लिए बिल आया। इसमें ये सिर्फ 6 पेज का है, इसमें 3 सेक्शन है। एक सेक्शन जो पहला सेक्शन है उसमें तो नाम दिया गया है कि फार्म लॉज रिपील बिल है। दूसरा, इसमें यह कहा गया है कि जो 3 फार्मर्स बिल आए थे एक्ट पुराने, उनको हम रिपील कर रहे हैं। और तीसरा ये कहा गया जो सेक्शन 3 है उसका सब क्लॉज 1A है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तुएं जो है अधिनियम के अंतर्गत, इसको भी हम खत्म करते हैं, सब सेक्शन 1A। ठीक, तो ये 3 सेक्शन आपके फार्मर्स लॉ रिपील बिल के अंतर्गत आया है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है भाई साहब? डिस्प्यूट का, विवाद का समाधान करना है, लेकिन ऑनलाइन कर देना है। तो यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ऑनलाइन भैया डिजिटल है। और साथ ही साथ जो आपके अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाले टूल्स होते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन, जैसे कि कंसिलिएशन सुलह, जैसे कि मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता, इन सब का उपयोग करते हुए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, और कोविड के टाइम पे अभी आप देख रहे हो कि ज़्यादा आवाजाही नहीं हो पारी, तो केसेस जो है ज़्यादा लंबित ना हो, स्मॉल और मीडियम मूल्य वाले जो केसेस हैं उनको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंतर्गत खत्म किया जाए। ठीक है ना, उसमें न्याय हो सके और सभी तक पहुंच सके, ये चीज़ यहाँ पे इंश्योर करी जा रही है। इंडियन बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पे जो फ्यूल बनाया जा रहा है वो बायो फ्यूल है, ठीक है ना, और ये जेट यानी कि एयरप्लेन पे जो में यूज़ किया जाएगा। ऐसा 2018 में स्पाइस जेट ने देहरादून से दिल्ली तक की उड़ान भरी थी, उसमें बायोजेट फ्यूल था। इसके बाद AN-32 नाम से जो है एक हमारा एयरक्राफ्ट है जो कि राजपथ पर 2019 में, ठीक है ना, रिपब्लिक डे वाले दिन उड़ के गया था। ठीक, राजपथ पे नहीं, उसके ऊपर उड़ते हुए गया था, तो उसमें बायोजेट फ्यूल था। अभी जो है मिलिट्री से प्रमाणित कर दिया गया, मिलिट्री से सर्टिफिकेशन मिल गया है आपका बायोजेट फ्यूल टेक्नोलॉजी को।
इस टेक्नोलॉजी को बनाया किसने है भाई साहब? CSIRIIP देहरादून ने। ठीक, IIP क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने इसको बनाया। याद रहेगा? पूरा रिवीजन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होता है, अभी ये आपका नेशनल हेल्थ आपका अकाउंट्स में ये बताया गया है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर घटा है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है ना? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया। जैसे कोई आपकी मान लीजिए सैलरी 100 रुपये है, ठीक, तो ये तो आपकी पॉकेट है। लेकिन इसके अगर आप जो है अस्वस्थ हो जाते हैं, आपको डिजीज या फिर कोई डिसऑर्डर या विकार हो जाता है, तो आपको इसके ऊपर जो पैसा खर्चा करना पड़ता है, ठीक, मान लीजिए 20 रुपये, तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, पॉकेट तो 100 की थी, उसके ऊपर उसके बाहर की जो पॉकेट का एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ा आउट ऑफ पॉकेट 20 रुपए हुआ, या फिर 20% कहा जा सकता है। इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, स्वास्थ्य की वजह से। और एक बहुत बड़ा कारण होता है गरीब को गरीब बने रहने और उनकी जनरेशन को गरीब रहने के लिए। SDG में पहला जो हमारा गोल है वो किससे संबंधित है, बताइए? ठीक, आज रिवाइज करिए आप लोग SDG के सारे गोल, 17 गोल और 169 टारगेट तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन 17 गोल जरूर पढ़िए। तो ये चीज़ बताई गई एडवर्स इवेंट वैक्सीनेशन के लिए। देखिए यहाँ पर ये बताया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि पहली बात तो वैक्सीनेशन जो है एक वॉलंटरी है। आप चाहें तो नहीं भी, हम लोग आपको मतलब वो कर सकते हैं, जागरूक बना सकते हैं, लेकिन ये वॉलंटरीली है, कोई मैंडेटरी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो डेथ हो जाती है या फिर एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं, एक तो वो बहुत ही कम है, 0.01% है। मतलब 120 करोड़ हमने वैक्सीनेशन लगा दिए, उसमें जो है 2100 के आसपास जो है खाली कुछ डेथ्स हुई हैं। तो एक तो बहुत कम है, और जो डेथ हुई भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है सुप्रीम कोर्ट को कि आप उसको पूरी श्योरिटी से ये नहीं कह सकते हो कि वैक्सीनेशन की वजह से ये लोग मर गए। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखा है। पराग अग्रवाल जो है CEO बन गए हैं ट्विटर के। जैक डॉर्सी जो थे, क्या नाम था उनका, जैक डॉर्सी, तो वो अब हट गए। पहले CEO से पहले ये CTO थे 2017 से ट्विटर के। ठीक, सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, सोशल मीडिया GS पेपर 3 संबंधित है। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन जो है आपका कौन कर रहा है, दिल्ली। इस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रही है मिर्ची, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई साहब, जो हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया और उसमें हमने फेयर प्राइस शॉप यानी कि राशन की शॉप्स बनाए हैं, तो आप उनको जो है उसके आर्किटेक्चर में जो है बदलाव नहीं कर सकते। कोई भी राज्य जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया या फिर पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया गया है लॉ, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंतर्गत फेयर प्राइस शॉप्स की बात होती है, राशन शॉप्स की बात होती है, तो आप उसको खत्म कैसे कर दे रहे हो? आप कैसे घर पे जाके राशन भेज दे रहे हो? तो आपके उसके जो है आर्किटेक्चर में हस्तक्षेप ना करिए। वहीं दिल्ली कह रहा है देखो ऐसा है, पहली बात तो ये हमारी जो डिलीवरी वाली जो स्कीम है ये एक वॉलंटरी स्कीम है। जो बेनिफिशियरी बोल देगा कि भाई साहब हमें जो है नहीं चाहिए घर पे, तो हम उसको हटा देंगे, कोई जरूरी नहीं है हम उसको दें, मैंडेटरी थोड़ी ना है। दूसरी चीज़ ये है कि दिल्ली ने बोला कि हम अकेले थोड़े ना जो कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ही सिर्फ ये बोला जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये तो हम एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, सुविधाजनक बना रहे हैं लोगों के लिए। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आज का ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो इसके लिए तो हमारी सराहना होनी चाहिए, बल्कि हमको यहाँ मतलब आलोचना की जा रही, तो ये थोड़ी सी एक बात है। ठीक, कॉन्ट्रासेप्शन गर्भ निरोधक, यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो आया है आंकड़ा, इसमें बताया गया है कि कॉन्डम का उपयोग जो है 10 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति यूज़ करता है, और अर्बन एरियाज़ में मेन जो व्यक्ति मतलब मेन जो है एक ही यूज़ करता है, और मेन अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ करता है, रूरल एरियाज़ में कम करता है। ओवरऑल देखा जाए तो फीमेल का स्टेरिलाइजेशन या फिर नसबंदी जो है वो ज़्यादा होती है। तो एक तरीके से ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को जो है भी के थ्रू भी जाना पड़ रहा है वीमेन को, तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है वीमेन का। और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा फीमेल का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और ओवरऑल भी फीमेल का जो स्टेरिलाइजेशन जो हो रहा है, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं, स्टेरिलाइजेशन जो हो रहा है वो आपका ज़्यादा हो रहा है, बजाय इसके कि पिल्स खा सकें और ये सारी चीज़ें। तो कॉन्ट्रासेप्शन से संबंधित कुछ यहाँ पे टॉपिक्स, यहाँ पे कुछ डेटा आया था, उसको हमने यहाँ पे देखा। देखिए यहाँ पे इसकी जो है एक पिक्चर भी दी गई है। दो आपका NFHS 5 जो है, इसमें ओवरऑल हालांकि जो है कॉन्डम को यूज़ बढ़ा है मेन में। ठीक, फीमेल स्टेरिलाइजेशन ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, फिर आपका कॉन्डम को यूज़ हो रहा है आपका, फिर उसके बाद पिल है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, वो आपने देखा होगा, पिल खा लो और ये सब चीज़ें हैं। IUD PPI UD जो है 2.1 है, और मेल स्टेरिलाइजेशन बहुत ही कम है भाई साहब,
मतलब मेल खुद नहीं जा रहा नसबंदी कराने, महिलाओं को भेज दे रहा है। तो ये वाली चीज़ है। तो इसी साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और जो है लोगों को ये शेयर करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी टीम जो हमारी है CSFS की ये बढ़ा सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप लोग इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9650347272 पे। टेलीग्राम का चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो है आपको कल फिर से मुलाकात होगी हमारी आपकी सुबह 6 बजे करंट अफेयर आएगा ही आएगा, चाहे जैसे भी आए, ठीक। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।